अंडरस्टैंडिंग दी थी कि हाउ टू रेक्टिफाई द एरर्स, and we did practice with question number 4. There are three errors जिनकी हमने जर्नल एंट्रीज करना सीखी थी कि एरर्स को हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे। होप यू रिमेंबर कि ये जो स्टार्ट पे हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है, इसकी डेबिट साइड हम देख सकते हैं कि दैट इज लो। तो जब ये लो है तो सस्पेंस अकाउंट में स्टार्टिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आ जाएगा। And then we will rectify these three errors, and after rectifications, when we transfer journal entries to ledgers to suspense account, we will see कि suspense account nil हो जाएगा, it will be eliminated from the books. ये तो नेक्स्ट बी पार्ट के बाद here is next one, assess the effect of these errors on the profit for the year. बाई चांस इस क्वेश्चन में हमें कोई प्रॉफिट की वैल्यू गिवन नहीं है, हमने जस्ट जो गिवन एरर्स हैं इनकी वजह से प्रॉफिट ओवरस्टेट हुआ अंडरस्टेट हुआ, हमने सिर्फ वो बताना है। दोबारा से देखिए, assess the effect of these errors on the profit for the year। तो जो कोई भी एरर हुआ उस एरर की वजह से प्रॉफिट को क्या डिस्टर्बेंस हुई, हमने उसको हाईलाइट करना है, एक्सप्लेन करना है। तो देखते हैं, नंबर 1 एरर जो है, सेल्स जर्नल हैड बीन ओवर कॉस्ट बाय 26350। व्हेन सेल्स वर ओवरस्टेटेड, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा प्रॉफिट ओवरस्टेट करेगा सेम अमाउंट से 26350 से। सेल्स आर ओवरस्टेटेड ओवर कॉस्ट, तो जब सेल्स ओवरस्टेट होंगी तो प्रॉफिट भी ओवरस्टेट होगा। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नंबर 2 पे आए, मोटर एक्सपेंसेस हैड बीन पोस्टेड टू मोटर व्हीकल्स। तो जब हम मोटर एक्सपेंसेस को मोटर व्हीकल्स में रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा, मोटर व्हीकल्स तो ओवरस्टेट हुई लेकिन मोटर एक्सपेंसेस विल बी अंडरस्टेटेड। When motor expenses are understated, it's an expense. तो expense जब understate होगा, profit will be overstated। दोबारा से समझे, मोटर एक्सपेंसेस को एक्सपेंस में लिखने की बजाय हमने मोटर व्हीकल्स एक नॉन करंट एसेट अकाउंट को डेबिट कर दिया। जब ऐसा किया है तो इसका क्या मतलब है कि एक्सपेंस में हमने रिकॉर्डिंग नहीं की। अगर एक्सपेंस में रिकॉर्डिंग नहीं की तो एक्सपेंस अंडरस्टेट हो गया, और एक्सपेंस अंडरस्टेट जब होगा तो ड्यू टू दैट रीजन प्रॉफिट विल बी ओवरस्टेटेड बाय दिस अमाउंट 5270। लेकिन इस एरर का एक सेकंड पार्ट भी है, जैसा कि हमें कहा गया कि मोटर व्हीकल्स हैड बीन डेप्रिशिएटेड बाय एट 20% पर एनम। तो जब मोटर व्हीकल्स ओवरस्टेट हुई तो उन मोटर व्हीकल्स के ऊपर डेप्रिसिएशन भी होनी है, मोटर व्हीकल्स के ऊपर डेप्रिसिएशन होनी है। तो मोटर व्हीकल्स बाय मिस्टेक ओवरस्टेट हुई तो उसके ऊपर जो 20% डेप्रिसिएशन होगी वो भी ओवरस्टेट हो जाएगी। अब ये चीज लिखी कहीं नहीं हुई, हमने खुद सोचना है। when the non-current assets are overstated, तो उस non-current asset के ऊपर जो डेप्रिसिएशन होगी that will be overstated, and depreciation is an expense। जब expense overstate होगा तो profit will be understated। तो इसकी अमाउंट अगर आप कैलकुलेट करें तो 5270 का 20% आ जाता है 1054। तो 1054 से हमारी डेप्रिसिएशन ओवरस्टेटेड है, इट मींस कि प्रॉफिट इज अंडरस्टेटेड बाय 1054। तो इस एरर का जो पहला सेगमेंट है इसमें एक्सपेंस अंडरस्टेट हुआ तो प्रॉफिट ओवरस्टेट हो गया। सेकंड सेगमेंट में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जब ओवरस्टेट हुआ तो प्रॉफिट इज अंडरस्टेटेड। आप नोट रखें कि हमने यहाँ पे एरर्स का इफेक्ट बताना है। हम मजीद जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमें अंदाजा होगा कि
क्वेश्चन में यूँ भी पूछा जाता है कि जी ये जो एरर्स हैं इनको जब हम रेक्टिफाई कर लेंगे तो फिर क्या होगा, तो वो एक अलग रिक्वायरमेंट होगी। इस वक्त हमें पूछा हुआ है कि असेस द इफेक्ट ऑफ दीज एरर्स ऑन द प्रॉफिट। थर्ड एरर पे चलते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड 8945 had been debited to both the bank account and interest received account। तो ये जो इंटरेस्ट इनकम है 8945 इट्स एन इनकम, और हमें पता है कि इनकम को हम क्या करें, बैंक अकाउंट डेबिट करें, और इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन बाय मिस्टेक हमने इंटरेस्ट को डेबिट कर दिया। अब जब डेबिट किया तो यूँ कह लें कि एक इनकम को क्रेडिट की बजाय हमने डेबिट साइड पे लिख दिया। तो पहली मिस्टेक कि इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट नहीं किया, तो 8945 से इनकम अंडरस्टेट हो गई, तो प्रॉफिट अंडरस्टेट हो गया। सेकंड मिस्टेक कि उसको क्रेडिट लिखने की बजाय हमने डेबिट साइड पे लिख दिया, तो इनकम एक दफ़ा फिर से अंडरस्टेट हो गई दोबारा से 8945 से। इट मीन्स कि इनकम जो अंडरस्टेट होगी वो डबल अमाउंट से होगी, क्योंकि क्रेडिट साइड पे इनकम को लिखने की बजाय हमने डेबिट साइड पे लिख दिया था, बिल्कुल अपोजिट साइड पे। तो इसकी डबल अमाउंट बन जाती है 17890। तो 17890 से एक इनकम अंडरस्टेटेड है। अगर इनकम अंडरस्टेटेड है तो प्रॉफिट भी अंडरस्टेट होगा। अगर मुझे यहाँ पे पूछा जाता कि जी बताएं इसको रेक्टिफाई करेंगे तो क्या होगा, इसको ठीक करें, तो फिर प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, तो अल्टीमेटली पहले हम देखेंगे कि ड्यू टू दिस एरर प्रॉफिट को प्रॉब्लम क्या हुई है। तो प्रॉफिट इज अंडरस्टेटेड, तो अंडरस्टूड है कि इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम प्रॉफिट में ये वैल्यू ऐड करवाते। तो नेक्स्ट जो अभी हम क्वेश्चन करेंगे उसमें ऐसी ही चीज़ें आएंगी। तो इस क्वेश्चन में ए पार्ट थ्योरी था, बी पार्ट में हमने एंट्रीज की फॉर रेक्टिफिकेशंस, और सी पार्ट में हमने इन एरर्स की जो प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट हैं वो देखे। तो इससे पीछे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एफएफ at 31st December 2014. Here are non-current assets, current assets, capital, non-current liability, current liabilities. तो कैपिटल के फौरन बाद हमें एक प्रॉफिट की वैल्यू नजर आ रही है 5340। तो इस प्रॉफिट के अंदर थोड़ी देर में हमने एडजस्टमेंट्स करनी है, देखते हैं कैसे। जरा रिक्वायरमेंट पे आए। रिक्वायरमेंट क्या है जी, ए रिक्वायरमेंट पे आए तो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू शो द करेक्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st दिसंबर 2014। ये जो टेबल का यहाँ पे लिखा हुआ है, जब हम एग्जाम लेवल क्वेश्चंस में जाते हैं तो वहाँ पे हमें इसकी स्पेस भी गिवन होती है एएस के एग्जाम में, और टेबल भी वहाँ पे छोटा सा बना होगा। तो ये थोड़ा सा एडिट करके आपको क्वेश्चन इस वक्त दिखाया जा रहा है। खैर, करेक्ट प्रॉफिट आप फाइंड आउट करें। इट मीन्स के व्हेन देयर आर सच एरर्स इनकर्ड, तो ये प्रॉफिट ठीक नहीं हो सकता। हमने बहुत स्टार्ट में समझ लिया था कि व्हेन देयर आर एरर्स इन डबल एंट्री, तो उसकी वजह से एक तो ठीक है हम रेक्टिफिकेशंस करते हैं, साथ ही साथ इनकम स्टेटमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं इनकम्स एंड एक्सपेंसेस वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ओवरस्टेट अंडरस्टेट हो जाते हैं। इसी तरह से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की वैल्यूज डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ ऐसा ही करना है, पहले हमने प्रॉफिट को ठीक करवाना है, और बी पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, करेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे। तो पहले जरा प्रॉफिट को देख लें। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5340 हम टॉप पे लिख लेंगे पेज के बिल्कुल स्टार्ट पे, दिस इज द गिवन प्रॉफिट इन द क्वेश्चन, और उसके बाद हम बारी बारी इन एरर्स को पढ़ेंगे। नंबर 1 एरर है, गुड्स which were included in the inventory at their cost price 1900 had been damaged and could be sold for only 360। इन्वेंट्री है कुछ
जिसकी कॉस्ट है 1900, लेकिन वो कुछ डैमेज्ड है, उसको अगर हम सेल करना चाहें तो वो सेल हो सकती है, इट कैन बी सोल्ड ओनली फॉर 360। तो ये हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन सीखी हुई है। इफ यू रिमेंबर, देयर इज अ रूल कि दी इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। ये वन लाइन रूल है, इसको आपने ज़हन नशीं कर लेना, दोबारा से सुन लें। इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। एनआरवी क्या होती है? जितने का वो डैमेज्ड स्टॉक सेल हो सके, और वो डैमेज स्टॉक हम सेल करना चाहें तो वो सेल हो सकता है 360 का। तो $360 इज NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो कॉस्ट है जी 1900, NRV है 360। तो नजर आ रहा है कि लोअर वैल्यू जो है वो 360 है, विच इज NRV। So it should be valued at 360, not at 1900. So during preparation of income statement, हमने इस इन्वेंट्री को 1900 पे लिखा। ड्यू टू दैट मिस्टेक इन्वेंट्री इज ओवरस्टेटेड, और जब इन्वेंट्री ओवरस्टेट होती है तो यहाँ पे अमाउंट आप आइडेंटिफाई कर लें कितने से इन्वेंट्री ओवरस्टेट हुई। तो 1900 और 360 का डिफरेंस बनता है 1540। 1540 से हमारी जो इन्वेंट्री है वो ओवरस्टेटेड है। तो अगर हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवरस्टेट हो जाए तो कॉस्ट ऑफ सेल अंडरस्टेट हो जाती है और प्रॉफिट ओवरस्टेट कर जाता है। तो हमारा ये जो प्रॉफिट है 5340, दिस इज ओवरस्टेटेड, दिस इज ओवरस्टेटेड बाय $1540। इफ दिस प्रॉफिट इज ओवरस्टेटेड बाय एरर नंबर 1, तो रेक्टिफिकेशन क्या होगी कि 1540 को हम इस गिवन प्रॉफिट में से लेस करवा देंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट ओवरस्टेटेड है। तो करेक्शन पर्पस के लिए हम 1540 को रिड्यूस करवाएंगे, लेस करवा देंगे। नंबर 2 पे आ जाएं। इंटरेस्ट एट 6% हैड नॉट बीन पेड ऑन द लोन, नो एंट्री हैड बीन मेड फॉर दिस। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करें। इंटरेस्ट किसके ऊपर आना है? ये जो ऊपर एक लोन आपको नजर आ रहा है 24,000, तो 24,000 का आप 6% लें तो बनता है 1440। तो इट मीन्स कि जब इंटरेस्ट को लिखा ही नहीं गया, इट मीन्स कि इंटरेस्ट एक्सपेंस हमने अंडरस्टेट कर दिया। तो जब एक्सपेंस अंडरस्टेट होता है तो प्रॉफिट हमारा ओवरस्टेट हो जाता है। तो दोबारा से सुन लें, इंटरेस्ट एक्सपेंस हमने लिखा ही नहीं, नो एंट्री हैड बीन मेड फॉर दिस, मीन्स कि इन्वेंट्री की अभी कोई रिकॉर्ड, जो इंटरेस्ट है, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन लोन की कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई, कोई ट्रीटमेंट नहीं हुई। तो जब हम इसका इम्पैक्ट देखेंगे तो जाहिर है इंटरेस्ट हमने जब नहीं लिखा तो इंटरेस्ट एक्सपेंस अंडरस्टेट हो गया और प्रॉफिट ओवरस्टेट हो गया। जो गिवन प्रॉफिट है दैट इज ओवरस्टेटेड बाय 1440। तो क्या करेंगे? प्रॉफिट में से 1440 माइनस कर देंगे, और साथ ही साथ ये जो इंटरेस्ट अभी पे नहीं हुआ, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये एक लाइबिलिटी बन जाना है। थोड़ी देर में जब हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को रेक्टिफाई या अपडेट करेंगे तो 1440 की एक करंट लाइबिलिटी हमने रिकॉर्ड करवानी है, क्योंकि ये इंटरेस्ट अभी पे नहीं हुआ। तो एक तरफ एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा, दूसरी तरफ लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। नंबर 3, इंश्योरेंस कॉस्टिंग $12,000 for the year ended 30th September 2015 had not been paid and had been completely omitted from the accounts. आप इंश्योरेंस की डेट चेक करें। इंश्योरेंस कॉस्टिंग $12,000 फॉर द ईयर एंडेड 30th September 2015। अगर इंश्योरेंस का ईयर एंड हो रहा है 30th September 2015 पे, तो ये ईयर स्टार्ट कहाँ से होगा? सितंबर के बाद आपको पता है अक्टूबर, 1 अक्टूबर 2014 से इंश्योरेंस का ईयर स्टार्ट होगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, इसको ध्यान से आपने समझना है। 30 सितंबर 2015 को अगर ईयर एंड हो रहा है तो ये ईयर स्टार्ट कहाँ से हुआ? इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1 अक्टूबर 2014। तो हम इस वक्त
किस डेट पे वर्किंग कर रहे हैं, वी आर एट 31 दिसंबर 2014। तो आप सोचें कि 1 अक्टूबर 2014 से ऑनवर्ड 31 दिसंबर तक 31 दिसंबर 2014 तक कितने मंथ्स बनते हैं। तो आप काउंट कर लें, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 मंथ्स बनते हैं। तो 3 मंथ्स की इंश्योरेंस जो कॉस्ट है, जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, दैट इज पेएबल, क्योंकि वो बिल्कुल पे नहीं हुआ। तो 31 दिसंबर पे हमने क्या करना है, हमने 3 मंथ्स का इंश्योरेंस एक्सपेंस रिकॉर्ड करवाना है। एक तरफ तो एक्सपेंस इंक्रीज करेगा और सेकंड इसकी साइड क्या होगी कि 3 मंथ्स की जो इंश्योरेंस कॉस्ट है उसकी एक लाइबिलिटी बनेगी। तो व्हेन $12,000 इज फॉर द ईयर, इट मींस $1,000 फॉर 1 मंथ। तो 3 मंथ्स का 3,000 बन जाएगा। तो हम करेंगे क्या, हम कैसे सोचेंगे कि जी इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड कितनी अमाउंट से, 3,000 से। अगर कोई कैंडिडेट 12,000 सारे का सारा यहाँ पे एक्सपेंस रिकॉर्ड करवा दे, दैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि 12,000 हमारे ईयर से रेलेवेंट नहीं है। इंश्योरेंस का ईयर कुछ और है, और हम जिस डेट पे इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं उसकी जो है वो ईयर एंड कुछ और है। तो हमारा जो ईयर एंड है 31 दिसंबर 2014, वहां तक 3 मंथ्स का एक्सपेंस बनता है। तो 3,000 की का इंश्योरेंस एक्सपेंस इंक्रीज करवाएंगे। जब एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा। इट मींस कि 5340 में से हमने 3,000 लेस कर देना इंश्योरेंस एक्सपेंस का, और साथ ही इंश्योरेंस एक्सपेंस पेएबल की एक लाइबिलिटी बन जानी है थोड़ी देर में जब हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अपडेट करेंगे। नंबर 4 पे आ जाए। Depreciation for the year ended 31st December 2014 had been charged correctly। ठीक है, अगर 31 दिसंबर 2014 की डेप्रिसिएशन बिल्कुल ठीक कैलकुलेटेड है, देन वेयर इज द मिस्टेक। आगे देखें। द बुक कीपर हैड आल्सो एंटर्ड अ चार्ज फॉर मोटर व्हीकल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 इन एरर। तो सेकंड स्टेटमेंट पढ़ के समझ आएगी कि जी एरर है कहाँ पे। 14 तक डेप्रिसिएशन चार्ज करवाई गई, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो हमारा बुक कीपर है जिसके जिम्मे है रिकॉर्ड मेंटेन करना, बाय मिस्टेक उसने क्या किया, जो नेक्स्ट ईयर एंड है 31 दिसंबर 2015 उसकी भी डेप्रिसिएशन चार्ज करवा दी। और ये एरर सिर्फ मोटर व्हीकल्स के साथ हुआ है। बाकी जो हमारे एसेट्स हैं, प्रेमिसेस है, ऑफिस इक्विपमेंट है, वो बिल्कुल ठीक है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऊपर अगर आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में देखें तो मोटर व्हीकल्स की हमें वैल्यू दी हुई है 40,500। अब इस वैल्यू को हमने समझना है कि ये वैल्यू क्या है। तो ध्यान से बात को समझें। फिर से बात करते हैं कि मोटर व्हीकल्स के ऊपर हमने 2014 की डेप्रिसिएशन करवाई, लेकिन बाय मिस्टेक हमने 2015 की भी डेप्रिसिएशन करवा दी। और डेप्रिसिएशन का रेट है 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस। ये साथ ही दिया हुआ है 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस। नाउ हाउ टू थिंक, हमने सोचना कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से बात को समझें। आप 31 दिसंबर 2014 की डेट पे खड़े हैं, तो आप सोचेंगे 14 पे अगर हम जो मोटर व्हीकल्स की वैल्यू है उसको 100% कंसिडर कर लें, वो 100% है, तो 15 की जब डेप्रिसिएशन होगी तो ऑब्वियसली 10% वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। तो हम सोचेंगे कैसे कि ये जो इस वक्त ऊपर अमाउंट दी हुई है 40,500, दिस इज आफ्टर 2015's depreciation. This value is after 2015 years depreciation। और हमें यहाँ पे कौन सी वैल्यू चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमें कौन सी वैल्यू चाहिए। वी नीड द वैल्यू एट द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। जिस डेट पे हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं हमें उस डेट की वैल्यू चाहिए। तो वो कैसे आएगी, इस वैल्यू को, ये जो 40,500 वैल्यू दी हुई है, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करें और 90 से डिवाइड कर दें।
ये 100 से मल्टीप्लाई करना, 90 से डिवाइड करना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आपने ध्यान से बात को समझना है। मैं दोबारा से बताता हूँ कि 14 के एंड पे जो वैल्यू है द नेट बुक वैल्यू ऑफ मोटर व्हीकल्स, उसको आप 100% कंसीडर कर लें। और अगर उसमें अपकमिंग ईयर 2015 की डेप्रिसिएशन हो चुकी है, तो आफ्टर दैट 10% डेप्रिसिएशन, जो इस वक्त हमें अमाउंट सामने नजर आ रही है, ये 10% डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद की वैल्यू है। सो दिस अमाउंट, दिस वैल्यू इज 90%। इसको मैंने 100% पे वापस लाना है, क्योंकि 14 के एंड पे जो वैल्यू है उसको मैंने 100% कंसीडर किया। तो क्या करूंगा, 40 45,000 45,000 is the value at the year ended 31st December 2014। जब हम 45,000 पे पहुंच गए, तो 45,000 का आप 10% ले लें सीधा सीधा, फिर भी हमें पता चल जाता है कि 2015 की डेप्रिसिएशन क्या है। क्योंकि 2014 की जो डेप्रिसिएशन हुई है वो बिल्कुल ठीक है, जो 15 की भी डेप्रिसिएशन करवा दी दैट इज रॉन्ग, उसको मैंने रिवर्स करवाना है। तो हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ओवरसेट किया हुआ है, कितने अमाउंट से, 4500 से। कैसे पता चला, पहले हम ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014 की वैल्यू पे पहुंचे, जो कि आती है 45,000। तो 45,000 का सीधा सीधा आप 10% ले लें, 4500 विल बी द डेप्रिसिएशन फॉर 2015, जो कि ओवरचार्ज है, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो प्रॉफिट हमें इस वक्त नजर आ रहा है 53400, इस प्रॉफिट में से 2015 की भी डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्टेड है, विच इज रॉन्ग। अगर हमने डेप्रिसिएशन ओवरचार्ज की, ओवरसेट की, तो प्रॉफिट इज अंडरस्टेटेड। तो रेक्टिफिकेशन पर्पस के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट कैसे ठीक होगा कि वो जो 4500 की डेप्रिसिएशन है उसको हम ऐड करवा देंगे टू दिस गिवन प्रॉफिट 53400। तो इस तरह से प्रॉफिट हमारा ठीक हो जाएगा। प्रॉफिट के साथ साथ आपने देखना है कि जो हमारे नॉन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के कंपोनेंट्स हैं वो भी अपडेट होते जा रहे हैं। जैसा कि अभी नंबर 4 को देख लें, तो नंबर 4 के अकॉर्डिंगली जब हमने प्रॉफिट में 4500 ऐड किया, तो ऊपर जो मोटर व्हीकल्स की वैल्यू है 40500, उसमें भी 4500 ऐड होना है, और वो 45,000 अमाउंट लिखी जाएगी जब हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे। तो हमने दोनों पार्ट्स को ऑलमोस्ट इकट्ठा अटेम्प्ट किया कि हम साथ साथ देख रहे थे कि किसी भी एरर का प्रॉफिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, उसको हमने कैसे ठीक करना है, और साथ ही हम देख रहे थे कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का कौन सा कंपोनेंट इंक्रीज या डिक्रीज होना है। एक नज़र मार्किंग स्कीम को लगा लें कि इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। अब देखें, ए पार्ट में हमने प्रॉफिट को अपडेट करना है, द गिवन प्रॉफिट। अब इसमें जो डिफरेंट वैल्यूज एडलेस होनी है वो हमने की, तो अपडेटेड प्रॉफिट है जी 51920। उसके बाद बी पार्ट में जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमें दी गई थी उसको हम दोबारा से बनाएंगे, और यहाँ पे लिख सकते हैं करेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या अपडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज इट इज। जिन वैल्यूज में कोई चेंज नहीं है उनको हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज कॉपी पेस्ट करेंगे। मोटर व्हीकल्स की वैल्यू चेंज हो गई, इन्वेंट्री की वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे अमेंडेड प्रॉफिट या रिवाइज प्रॉफिट आएगा कैपिटल के बाद। करंट लाइबिलिटीज में वैल्यूज अपडेट हो गई, जैसा कि इंटरेस्ट पेएबल था, इंश्योरेंस एक्सपेंस पेएबल था, एंड इन दिस वे अगेन टोटल एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। सो 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन हमने किए। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें भी यही चीज है कि पहले आपने प्रॉफिट को ठीक करना है, देन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें आपने प्रॉफिट को तो अपडेट करना है, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का जस्ट कैपिटल आपने अपडेट करवा देना है। यहाँ पे कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपने दोबारा
नहीं बनानी। तो ये दोनों क्वेश्चन आप करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो आपने पूछनी है, डिस्कस करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको इसकी असाइनमेंट अपलोड की जाएगी, आज नहीं, इसलिए नहीं कि आप इसकी प्रैक्टिस कंप्लीट कर लें। 4 के 4 क्वेश्चन आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है वो आप पहले पूछें, डिस्कस करें, देन नेक्स्ट क्लास के एंड पे आपको इस टॉपिक की असाइनमेंट दे दी जाएगी। और जिन बच्चों ने प्रीवियस असाइनमेंट सबमिट करवा दी है, वेल एंड गुड। जिन बच्चों की नहीं आई वो कोशिश करें कि आज की डेट में वो लाजमी मुझे मेल कर दें। और असाइनमेंट आपने सबमिट करवा देनी है। तो जो लास्ट टॉपिक की थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको इस टॉपिक की असाइनमेंट फॉरवर्ड की जाएगी। अल्लाह हाफिज।